आपका एक बार पुनः समर्पण लाइव क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बाल मनोविज्ञान विषय अंतर्गत विकास की अवस्थाओं का एक जो टॉपिक है, जिसमें हम पहले आपसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और का जिक्र कर चुके थे। आज उसी के आगे एक अगली और महत्वपूर्ण अवस्था, जिसे कि हम किशोरावस्था कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है समर्पण की लाइव क्लासेस में। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है किशोरावस्था। तो देखिए, किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलोसेंस स्टेज के नाम से जाना जाता है। और जो एडोलोसेंस जो वर्ड है वो एडोलोसियर, लैटिन भाषा के एडोलोसियर से मिलके बना है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। 1904 में, यदि हम इसके इतिहास की बात करें, 1904 में स्टैनली हॉल महोदय ने अपनी एक किताब लिखी। स्टैनली हॉल महोदय ने एक किताब लिखी जिसका कि नाम था एडोलोसेंस। उस किताब में सबसे पहले इस अवस्था का जिक्र किया और उसी के बाद इसीलिए स्टैनली हॉल महोदय ने एक परिभाषा दी इसके आधार पर एडोलोसेंस की, कि जो किशोरावस्था होती है वह बड़े तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था है। तो इस अवस्था को हम लोग, इस जो परिभाषा स्टैनली हॉल ने जो महोदय ने दी, उसको 4S कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए 4S कंसेप्ट क्या है। तो यदि हम एक बात करें, जो एक एस का जो अर्थ है वो है आपका स्ट्रेस। यदि हम एक एस की बात करें तो इसका मतलब है स्ट्रेस, और जो दूसरा जो एस है उसका मतलब है स्ट्रेन, और जो तीसरा एस है उसका मतलब है स्ट्रगल, और जो चौथा एस है उसका अर्थ है स्टॉर्म। अब क्या मतलब है इन सब के शाब्दिक, यदि हम शब्दों को समझें, अंग्रेजी के अर्थों को समझें, तो तूफान, दूसरा संघर्ष। तो किशोरावस्था बड़े तूफान, संघर्ष, तनाव और स्ट्रेस माने दबाव। तो किशोरावस्था बड़े ही तूफान, संघर्ष, तनाव व दबाव की अवस्था है। ये स्टैनली हॉल की परिभाषा कई बार टी-टेट की परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो इस परिभाषा का हम जिक्र अभी आगे आपके करेंगे, जब भी आपको परिभाषाएं बताएंगे, महत्वपूर्ण कथनों के बारे में बात करेंगे कि किन किन लोगों ने किशोरावस्था में महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए किशोरावस्था को लेकर। तो महत्वपूर्ण बात ये कि एडोलोसेंस वर्ड, एडोलोसियर शब्द लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनली हॉल महोदय ने 1904 में अपनी पुस्तक एडोलोसेंस में इस अवस्था का जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने उसमें एक बात और कही कि किशोरावस्था नया जन्म है। उसी पुस्तक में किशोरावस्था के बारे में एक बात और कही कि किशोरावस्था जीवन का नया जन्म है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन का नया जन्म है। तो देखिए, हमें इस बात को भी जानना पड़ेगा कि अगर अब देखिए यही बात आपसे पूछ ले, ये कथन किसका है, किशोरावस्था जीवन का नया जन्म, किसने कहा? स्टैनली हॉल महोदय ने। ठीक, तो इस वाली बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक बात और है यहाँ पर, अभी हम एक बात और आपसे करें कि जैसा मैंने आपसे एक अपने पिछले अपनी पिछली क्लास में आपसे एक बात कही थी
कि जो मानव का जो मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट जो होना होता है वो आपका 16 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो अब देखिए, जैसे अगर मान लो हम आपसे ये पूछें कि शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है, बाल्यावस्था में कितना होता है और किशोरावस्था में कितना होता है, तो देखिए ये वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये भी बात हम जान लें कि यदि हम बात करें कि मस्तिष्क का भार, ठीक है ना, तो देखिए मस्तिष्क की भार की यदि हम चर्चा करें आपसे, तो शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में कितना होता है, किशोरावस्था में कितना होता है, क्योंकि हम आपसे बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 16 वर्ष की आयु तक आपका मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। तो देखिए यदि इसकी आप चर्चा करें तो इस अवस्था में जो वजन होता है वो 350 ग्राम का होता है। इस अवस्था में 1260 ग्राम और इस अवस्था में लगभग 1400 ग्राम, लगभग 1400 ग्राम। तो देखिए इस वाली बात का भी हमको जिक्र पता होना चाहिए कि इसमें क्या, अच्छा इसमें ये नहीं कि साहब बिल्कुल ये फिक्स हो गया, इसकी जो रेंज होगी वो 1200 से लेके 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक की रेंज में किशोरावस्था में ये मस्तिष्क का भार होता है। ठीक, तो अब आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे शैशवावस्था में कितना मस्तिष्क का भार, बाल्यावस्था में कितना, किशोरावस्था में कितना, तो आप इन चीज़ों को भी जान लीजिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके अगली बातों पे यदि हम चलें, ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट है किशोरावस्था को लेकर कि किशोरावस्था पे काम किसने किया, क्या वक्तव्य दिए। तो किशोरावस्था एडोलोसेंस की बात, किशोरावस्था जीवन का नया जन्म, स्टैनली हॉल का कथन। एडोलोसेंस एडोलोसियर शब्द से, जिसकी शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनली हॉल महोदय ने 1904 में अपनी पुस्तक एडोलोसेंस में इस बात का जिक्र किया कि किशोरावस्था जीवन का नया जन्म है। अब आगे यदि हम चर्चा करें तो एक बात आती है कि इसके आधार पर हम कुछ विशेषताओं को जान लें कि एक बात तो क्या कि जो किशोरावस्था जो होती है वो है आपकी त्वरित विकास की अवस्था। तो त्वरित विकास की अवस्था का यदि हम जिक्र करें तो वो वाली बात भी आती है। तो त्वरित विकास का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, देखिए त्वरित विकास का सिद्धांत क्यों, तो इस वाली बात भी हम जान लें। क्योंकि बच्चे की इस उम्र में यदि इस अवस्था की हम बात करें तो देखिए मैंने आपको लिखाया था, अगर आपको याद हो तो 13 से 19 वर्ष की जो आयु है वो किस अवस्था की होती है, वो किशोरावस्था की होती है। तो आप देखिए जब बच्चा युवा की ओर बढ़ रहा होता है, मतलब 19 ईयर्स तक की एज में जा रहा होता है, 13वीं साल से लेके, तो आप देखेंगे कि बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही तेज गति से होता है। बच्चे की बलिष्ठ मांसपेशियाँ, चेहरे का निखार, आप उसकी लंबाई को बढ़ते हुए देख सकते हैं, उसके भार के बढ़ते हुए देख सकते हैं, बच्चा बहुत एक्टिव रहता है। तो त्वरित विकास का सिद्धांत इसी बात को लेकर कहा गया। अगली बात जो इसमें कही गई है वो कही गई है क्रमिक विकास का सिद्धांत इसमें आता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत की हम चर्चा करें इसमें, तो देखिए वो हम क्या कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये दिया किसने, इसकी भी चर्चा कर लीजिए। तो इस सिद्धांत के जन्मदाता थॉर्नडाइक एवं हॉलिंगवर्थ। तो कौन कौन है, तो थॉर्नडाइक तथा हेलिंगवर्थ, थॉर्नडाइक व हेलिंगवर्थ का ये सिद्धांत, इसको आप जानिएगा। तो इन्होंने क्या किया कि क्रमिक विकास का एक क्रम के अनुसार विकास होता है। जैसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद आपकी किशोरावस्था। तो एक आप देखें कि क्रम से बच्चे का विकास हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, तो इसे कहा गया क्रमिक विकास का सिद्धांत। दिया किसने, थॉर्नडाइक व हेलिंगवर्थ महोदय ने। पेपर के लिहाज से दो बातें इंपॉर्टेंट, दिया सिद्धांत किसने दिया, ठीक, तो ये आप जान लीजिएगा। और क्रमिक विकास का सिद्धांत से तात्पर्य हमारा शैशवावस्था, उसके बाद आपकी बाल्यावस्था, ये एक आपका क्रम, शैशवावस्था सबसे पहले, उसके बाद फिर बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था की हम जिक्र करते हैं। तो ये बात महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें कि इस सिद्धांतों में मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें, इन सिद्धांतों को यदि हम ओवरऑल अध्ययन करें
तो उसमें क्या क्या बातें कही गई। तो देखिए, किशोरावस्था में अगर आप मुख्य बातों को देखें तो उसमें अगर हम विशेषताओं को लेकर चलें तो देखिए, सबसे पहली क्या बात आती है कि बच्चे का चहुमुखी विकास। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है बच्चे का चहुमुखी विकास की बात हम करते हैं। तो पहली विशेषता, चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास का मतलब, भाई चहु मतलब चारों ओर। तो देखिए, चारों ओर की चर्चा दी जाए आपसे हम करें तो देखिए, इसमें आप चार भागों में इसको बांट सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहला शारीरिक की हम चर्चा करते हैं। बच्चे का इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत ही अच्छा और हमको देखने को मिलता है कि हाँ, बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, बच्चे का भार बढ़ रहा है। तो इस बात को लेकर हम क्या कहते हैं? बच्चे का शारीरिक विकास की बात करते हैं। अगली बात यदि हम बात करें आपसे तो इसमें आती है मानसिक विकास। बच्चे का मेंटल एज, क्योंकि 16वीं साल तक आपको मैं जिक्र कर चुका हूँ कई बार, तो मानसिक विकास भी हमको देखने को मिलता है, बहुत तेज गति से होता है। तीसरी बात आती है सामाजिक विकास। बच्चे के अंदर सामाजिकता आने लगती है, सामाजिक विकास की बात भी इसी में आती है। और जो चौथी और जो महत्वपूर्ण बात है उसकी हम भी आपसे चर्चा करें तो वो आती है आपकी संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास की चर्चा, इमोशनल जो डेवलपमेंट है बच्चे का, वो भी इस अवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता में हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो ये चारों ही किसमें? चहुमुखी विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और आपका संवेगात्मक विकास की चर्चा हम इस अवस्था में हम करते हैं। तो ये विशेषता है आपकी इसकी चहुमुखी विकास। अब देखिए, मैं, हो सकता है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, आगे हम इसकी अगर और अन्य विशेषताओं की बात करें तो देखें आप लोग, अभी मैंने आपसे जो जिक्र किया कि अपनी पुस्तक एडोलसेंस में उन्होंने एक बात क्या कही कि किशोरावस्था एक नया जीवन, एक नया जीवन है, नया जन्म है। व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है, किसमें? इस अवस्था में। जब व्यक्ति किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है, तो जीवन की शुरुआत करता है। तो देखिए, पहला सिद्धांत त्वरित विकास का सिद्धांत की चर्चा मैंने आपसे की। दूसरा क्रमिक विकास के सिद्धांत की चर्चा की, वो किसने दिया? थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ ने। स्टैनली हॉल की परिभाषा जो अभी आपको मैंने बताई कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, पेपर के लिहाज से कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और ये कथन किसका है? ये बात आपसे पूछी जा चुकी है टेट, सुपर टेट और जो अन्य राज्यों के भी टेट के एग्जाम है उसमें कहीं भी पूछी जा सकती है, इसलिए आपको इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और इसमें इस अवस्था को याद करने का केवल एक ही सूत्र है कि 4S कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। 4S कंसेप्ट का मतलब फिर वही बात, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रगल और स्टॉर्म। तो वो, अब देखिए अगली बात, विशेषताओं की हमने जो पहला पॉइंट बताया आपको, वो बताया चहुमुखी विकास। दूसरा बताया कि बुद्धि का अधिकतम विकास। तो देखिए, बुद्धि का अधिकतम विकास कैसे? जैसा अभी आपसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि बच्चे की जो मानसिक विकास है वो 16 वर्ष की अवस्था तक मैक्सिमम हो चुका होता है, ठीक। तो इस अवस्था में बच्चा 19 ईयर्स तक, 19 साल की अवस्था को हमने इस अवस्था में माना है। 13 साल से लेकर 19 वर्ष की जो आयु होती है वह इस अवस्था के एक पार्ट है। तो उसी में बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगली विशेषता आती है समायोजन का अभाव। बच्चा इस उम्र में आते आते जिद्दी स्वभाव का, और जिद्दी से भी क्या, जिद उसकी कैसी कि उससे यदि हम किसी बात को लेकर कहें कि बेटा क्या तुम ऐसा आज कर लोगे, कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो ऐसा ही चाहिए। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मैं एक बार अपने चाचा जी के यहाँ गया, तो उनका बेटा जो लगभग ऐसा 14-15 साल की उसकी उम्र रही होगी। तो मैं जब घर पर गया तो चाचा जी ने कहा कि भाई जाओ शिव, जाओ उनके लिए, भैया के लिए वो लेके आओ, चाय लेकर आओ, और मम्मी से कहना खाना खाएंगे, तो खाना भी बनवा लें। तो ठीक है, यहाँ तक तो बात कोई बात नहीं, एक सामान्य सी ये परिचर्चाएँ होती हैं घर परिवार में कि भाई ठीक है चाय पी लीजिए, खाना खाने की बात कह दी।
अब वो शिव क्या पूछता है कि पापा ये यहाँ रुकेंगे आज? कि तो उनके पापा ने मुस्कुराते कहा हाँ भाई रुकेंगे, क्यों रुकेंगे? कि पापा फिर ये सोएंगे कहाँ? कि भाई ये तेरी चारपाई पे सोएंगे ना, मेरी चारपाई पे नहीं सोएंगे। तो ये बच्चे की समायोजन की बात की बच्चा समायोजन नहीं कर पा रहा है। तो ये हमें एक एग्जाम्पल, बिल्कुल जीवंत एग्जाम्पल है जो मैंने अक्सर इस उम्र के बच्चों को देखा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमको आपको अपने परिवार में देखने को मिलेंगे कि जहाँ बच्चे में समय की क्षमता की बात यदि देखें तो उसमें अभाव देखने को मिलता है। तो ये उसी का एक पहलू है कि समायोजन का अभाव। अब देखिए चौथी जो विशेषता है वो क्या है? व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। तो देखिए ये जो बात कही गई ये वैलेंटाइन महोदय के द्वारा कही गई। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की जो बात कही गई वो वैलेंटाइन महोदय ने ये वाली बात बताई कि किशोरावस्था व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। अब देखिए, अब आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हम तीनों अवस्था में अगर अंतर कर लेंगे तो हमको पेपर के लिहाज से बड़ा फायदा होगा। अब कैसे फायदा होगा? देखिए, शैशवावस्था में जो मित्रता जो होती है वो कैसी होती है? क्षणिक मित्रता होती है, बिल्कुल क्षणिक। आपके क्षणिक कैसे कि कोई छोटा बच्चा किसी घर में गया तो केवल उसकी मित्रता उतने भर तक की है जब तक कि पापा मम्मी उस घर पर रुके हुए हैं। थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे ऐसे आस पड़ोस में जब चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए बच्चे मिले, अपने खिलौनों से खेले, थोड़ी देर बात हुई, फिर वो अपने अपने घर चले गए। तो वो कैसी मित्रता? आपकी क्षणिक मित्रता। यदि हम बाल्यावस्था की चर्चा करें तो सबसे पहले जरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब फिर हम आगे इसकी चर्चा करते हैं, आगे और विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो शैशवावस्था में जो मित्रता होती है वो कैसी होती है? आपकी बहुत ही क्षणिक, कुछ क्षण भर के लिए। ठीक, तो इसलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट, बाल्यावस्था की बात करता हूं मैं। अभी इसमें वो छूटा हुआ है। तो शैशवावस्था में आपकी क्षणिक और बाल्यावस्था में जो मित्रता जो होगी वो कैसी होगी? खोखली। बाल्यावस्था में मित्रता कैसी होगी? खोखली मित्रता। खोखली कैसी? कि जब तक खेल रहे हैं मैदान में, जब तक हम संग साथ खेल रहे हैं तभी तक की मित्रता है, उसके बाद वैसे अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तुम अपने घर, मैं अपने घर, तो खोखली मित्रता की बात है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप देखें 6 से लेकर 12 वर्ष की मित्रता का आप देखें कि जो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे हैं तो भाई 5वीं या 6वीं क्लास में आते आते बच्चे की आयु 12 वर्ष की हो चुकी होती है। तो उस बच्चों को नहीं पता। अब आपसे मैं पूछूं कि आपकी कक्षा 2 के मित्रों के आपको नाम शकल चेहरा याद है? तो हो सकता है हम में से, आप में से बहुतों को तो चेहरे क्या नाम ही नहीं पता होंगे। तो वो कैसी मित्रता थी? खोखली, कि जब तक रहे तब तक साथ था, उसके बाद कहीं कोई मतलब नहीं। तो बाल्यावस्था की जो मित्रता जो होती है वो कैसी होती है? आपकी खोखली। तो ये प्रश्न आपको जरूर याद रखिएगा कि बाल्यावस्था में कैसी मित्रता? खोखली। शैशवावस्था में कैसी मित्रता? क्षणिक। और जो किशोरावस्था की जो मित्रता है वो वैलेंटाइन महोदय के अनुसार व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता होती है। कैसे? इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ पर तात्पर्य केवल इतना भर है कि इस उम्र की मित्रता लंबे समय तक आपकी बरकरार रहती है। तो वो चूंकि व्यक्तिगत भी है और कैसी है? घनिष्ठ। जो उसने कह दिया तो हम पापा मम्मी की बात को भी कहीं ना कहीं पर दरकिनार कर देते हैं, उनसे कभी कभार झूठ बोलकर मित्र के लिए हम लोग कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। और आपने एक बात और देखी होगी कि इस उम्र के बालक गली के नुक्कड़ पर किसी खंबे के पास या किसी स्टॉल पर बैठे बैठे बते आते हैं और वो घंटे 2 घंटे तक अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। तो ये कैसा है? क्योंकि उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। पापा ने, मम्मी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कि बस मैं उसके दोस्त के पास जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। लेकिन फिर वो अभी बहुत देर बाद तभी होती है। तो इसलिए उसे क्या नाम दिया गया? व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। अब देखिए इसके बाद अगली जो विशेषता है वो विशेषता आपकी क्या है? इच्छाओं का बाहुल्य। इच्छाओं का बाहुल्य कैसा? इस उम्र का बालक अगर आप देखें तो उसमें इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं, इतनी अधिक होती हैं, वो पल पल में अपनी इच्छाओं को बदलता रहता है। कभी वो एक्टिंग करेगा, कभी रोएगा, कभी वो कुछ और बनना चाहेगा, कभी कुछ और बनना चाहेगा। उसका इस फील्ड में भी मैं आज हाथ आजमा लूँ, इस फील्ड में भी हाथ आजमा लूँ। तो उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं।
तो इसलिए इस अवस्था में जो एक विशेषता आती है वो आती है इच्छाओं का बाहुल्य। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। और एक बात इस अगली जो विशेषता है किशोरावस्था की, वो क्या आती है? दिवा स्वप्न, डे ड्रीम्स की हम चर्चा करते हैं। डे ड्रीम्स क्या होते हैं हमारे? तो देखिए, डे ड्रीम्स का मतलब दिन में भी सपने देखें। तो वो ये बच्चे जो होते हैं, क्योंकि मेहनत करना नहीं चाहते और प्राप्त सब कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए दिवा स्वप्न ही बात कही जाती है। यहाँ पर एक एपीजे कलाम साहब की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने हकीकत में वो होते हैं जो हमको सोने ही नहीं देते। तो ये हमारे दिवा स्वप्न ना बन जाएं, हम उस अवस्था में ना आ जाएं कि हम केवल दिवा स्वप्न देखते रहें, मुंगरी लाल के हसीन सपने देखते रहें और हमें जीवन में हासिल कुछ ना हो। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर ये विशेषता जरूर है, लेकिन हम इसका प्रयोग एज ए टीचर हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? उसके इन दिवा सपनों को हम साकार करने में जो भूमिका निभा ले गए। तो आप समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि टीचर इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो अपने टीचर को लंबे समय तक याद रखते हैं, क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी की दशा बदल दी और उसकी दिशा भी बदल दी। जब बच्चे की दिशा और दशा बदल जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा बहुत आगे तक उन्नति करता है। और एक टीचर का भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि वो बच्चे की इन सभी विशेषताओं का प्रयोग करते हुए वो उसे सही रास्ते पर लाए और उसे आगे की ओर से अग्रसरित करे। जैसा कि एक नया वर्ड मैंने आपको बताया कि एडोलोसियर, परिपक्वता की ओर बढ़ाना। मैच्योरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ये बात बेईमानी से प्रतीत होगी। तो हमें एक एज ए बीइंग ए गुड टीचर हमको उसे क्या करना है कि हमको उस इसकी विशेषताओं का सहारा लेकर उसे आगे की ओर अग्रसर करना है। तो हमारा प्रयास यही है कि यही होना चाहिए। ठीक, अगली विशेषता आती है वीर पूजा या नायक की पूजा। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपसे मैं कहूँ तो देखिए, वीर पूजा से क्या तात्पर्य है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई हीरो होता है। और हीरो क्या होता है? जिसको वो अपने जीवन में ढालना चाहता है। अब देखिए, यहाँ पर हीरो कई प्रकार के, जैसे ही मैंने अपनी जुबान से नाम लिया हीरो, तो हो सकता है कि लोगों के दिमाग में तो अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान साहब, आमिर खान साहब, इन सब के चेहरे याद आ गए हों। लड़कियों को हो सकता है ऐश्वर्या राय, आपका माधुरी दीक्षित जी के नाम दिमाग में आ गए हों कि जो जिसको चाहता है वो उसी को अपना हीरो मान लेता है और वो उस जैसा ही बनना चाहता है। तो देखिए, यहाँ पर हीरो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पसंद अपनी अपनी है, इस पर किसी का कोई जोर नहीं। तो देखिए, हीरो यहाँ पर हो सकता है कि बच्चे की माँ उसकी हीरो हो सकता है कि बच्चे के पिता उसके हीरो हों, और ये भी संभव है कि किसी बच्चे के कोई टीचर भी हीरो हो सकता है, या कोई हो सकता है जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, हो सकता है कि वो उनके हीरो बन जाएं। क्योंकि जो जिसको मान ले वही वो उसके जीवन में पार्ट हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी हो सकते हैं, गांधी जी हो सकते हैं, या अन्य वो लोग जिन्होंने देश को दिशा प्रदान की, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कोई भी हो सकता है। अगर देशभक्ति का जज्बा है तो हो सकता है उनमें से किसी को अपना आदर्श माने। और जैसा भाई इसकी रुचि है, तो कोई टीचर भी हो सकता है उसका हीरो, उसका कोई टीचर उसके पिताजी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि उनकी माँ हो। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें से कौन क्या होगा। तो हमें उसकी दिशा को चेंज करते हुए आगे भी हम जब पढ़ेंगे शिक्षा के स्वरूप में तो इसको हम जानेंगे। अगली बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आत्मसम्मान। देखिए, आत्मसम्मान से हमारा तात्पर्य क्या है? एक हम सबका एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। अब सेल्फ रेस्पेक्ट तब होता है कि यदि हम अपने आप को इस प्रकार से विकसित करें, कैसे कि जहां पर आप जाएं वहां पर लोग आपका सम्मान करें। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि जहां पर आप जाएं वहां पर लोग आपका सम्मान करें, और जब तक आप उस जगह ना पहुंचे तो लोग आपका इंतजार करें। बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जहाँ पर आप मौजूद हो वहाँ लोग आपका सम्मान करें, और जहाँ से जब आप चले जाएं तो फिर बाद में क्या करें, वो आपको वहाँ से याद करें। तो देखो, 3 बातें हैं। पहली बात, मौजूद हो वहाँ लोग सम्मान करें, आप जब चले जाएं तो लोग याद करें,
और जब तक आप वहाँ ना पहुँचें तो लोग आपका इंतज़ार करें। तो देखिए 3 शब्दों पर ज़रूर जाइएगा। जो व्यक्ति इतना कर लेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो कोई अच्छी हस्ती होगा, वरना लोग दूसरों को याद यूँ ही नहीं करते। ठीक है? तो हमें बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब आप मौजूद हों तो वहाँ लोग क्या करें? सम्मान करें। जब आप चले जाएँ तो वो लोग वहाँ के आपको याद करें, और जब आप ना हों तो लोग इंतज़ार करें कि वो कब आए। तो ये आपका सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये आपकी रेस्पेक्ट की बात है कि जब आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊँचा कर लेंगे, तभी तो बात बनेगी। तो इस अवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। बहुत से जो हमारे किशोरावस्था के बालक हैं, वो अपना आप का सम्मान ऐसा चाहते हैं। तो उसको ढालने के लिए हमें कुछ त्याग, समर्पण तो करना ही पड़ेगा। तो हमें वो शिक्षा के स्वरूप में अभी आपकी इसकी हम चर्चा करेंगे। अगली बात आती है मानसिक स्वतंत्र ऑब्लिक विद्रोह की स्थिति। विद्रोह कैसा? ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इस उम्र के बालक बच्चों अपने अध्यापक से क्लास में, परिवार में माता-पिता के साथ उनका कुछ मानसिक फ्रिक्शन सा चलता रहता है। मम्मी की बात नहीं माननी है, पापा की बात नहीं माननी, उनको पापा की या मम्मी की बात बड़ी कड़वी लगती है। और टीचर की बात तो भाई टीचर ज़ाहिर-सी बात है क्लास में पढ़ाएगा तो क्या कहेगा, बेटा पढ़ना चाहिए आपको, और जब हम लोग पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती है। तो ये बड़ा एक बच्चे के दिमाग में विद्रोह की स्थिति बनी रहती है। तो हमने उसे नाम क्या दिया? मानसिक स्वतंत्र एवं विद्रोह की अवस्था। अगली विशेषता आती है ईश्वर तथा धर्म में विश्वास भी हो सकता है बच्चे को, और हो सकता है कि अविश्वास भी हो सकता है। तो ईश्वर में विश्वास, धर्म में विश्वास बच्चे को इस अवस्था के को हो सकता है, और हो सकता है ना भी हो, दोनों ही बातें हैं। तो ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आपने देखा होगा बच्चा, इस उम्र के बालक 13 से लेकर और 19 साल तक के बालक हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे रहे होते हैं। क्योंकि पढ़ते तो साल भर हैं नहीं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने वाले, उनको तो खैर कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो ना पढ़ने वाले हैं, और वो ईश्वर को केवल क्या मानते हैं कि शायद भगवान प्रसाद चढ़ा देंगे, 11 का 21 का 51 का 171 हो सकता है हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हमको पास कर देंगे, बिना पढ़े पास कर देंगे। तो ऐसे लोग का धर्म में विश्वास बढ़ गया, क्योंकि जब वो क्या जाता है पेपर देकर आएगा, हे प्रभु बचा लेना, मेरा पेपर अच्छा हो जाए, मैं पास हो जाऊं। तो वो बच्चा ऐसी प्रकार की बातें करता है, तो बड़ी हंसी सी आती है कि देखिए इस उम्र के बालक जो ऐसी बात भी करते हैं। तो एक विशेषता आपकी ये बन गई कि ईश्वर में और धर्म में विश्वास, इस प्रकार से विश्वास। ठीक। अगली बात आती है आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। क्या मतलब है साहब इसका? इस उम्र का बालक चाहता है कि मैं अपने पापा मम्मी से पैसे ना लूं, उन पर डिपेंडेंट ना रहूं, अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट रहूं। तो आपने कुछ बच्चों को देखा होगा इस उम्र के बालकों को कि वो कुछ साइड में ट्यूशन वगैरह पढ़ाना भी शुरू करते हैं कभी कभी, या वो कुछ ऐसी अर्निंग वो चाहते हैं कि मेरा कुछ पैसा आता रहे मुझे। तो वो इस अवस्था में देखने को मिलती है। और ये भी हो सकता है कि भाई जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो कहते हैं नहीं अभी नहीं कमाना, क्योंकि उनके माता पिता समझाते हैं अभी आपकी पढ़ने की उम्र है। ऐसा माना जाता है कि 25 साल की उम्र तक हमको कोई ना कोई रोजगार में लग जाना चाहिए, उससे पहले कि हमारी जो भी अवस्था है वो हमारी पढ़ाई की अवस्था है। माता पिता बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम पढ़ लो, क्योंकि कमाना तो फिर जीवन भर का है। अगर अभी तुम कमाने के फेर में पड़ गए तो हो सकता है आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तो अंडर 25 ईयर्स एज ऐसा माना जाता है कि बच्चे को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व विकास पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इस विशेषता का एक पार्ट है कि आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। अब देखिए एक अगली विशेषता आती है समवयस्क समूह की भावना। तो देखिए यहाँ पर क्या है समवयस्क का मतलब, समवयस्क को हम कहते हैं पीयर ग्रुप। तो देखिए पीयर ग्रुप का मतलब क्या है कि अपने समान, अपने जैसे बच्चों का समूह बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं मित्र संस्कृति अपनाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात, मित्र संस्कृति, अधिक से अधिक मित्र बनाने की कोशिश करते हैं। और देखिए मित्रता करना और निभाने में बड़ा अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्ती करना बड़ा आसान है, लेकिन जब दोस्ती निभाने की बात आती है तो फिर हमें बड़ा वो लगता है कि यार ये हमने ऐसा कैसे कर लिया। तो मित्र चाहे थोड़े हों पर अच्छे हों, और उनमें उनको निभाने की हमारे अंदर काबिलियत है यदि है, तो वो सच्चे मायने में हमारी मित्र संस्कृति को बढ़ावा देगी। तो हमें इस बात का भी ख्याल रहे कि मित्र बनाइए, पर चाहे थोड़े हों पर अच्छे बनाइए। अगली बात आती है सौंदर्य का उपासक।
लड़का हो या लड़की, उस उम्र के बालक बालिकाओं का ज़्यादातर समय अपने आप को दर्पण में देखने में जाता है। अब दर्पण में देखने में जाता है तो वो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि वो सज रहे होंगे, संवर रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे एक मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर, बड़ा फ़ेमस शेर है, जो मुझे याद आता है कि ज़िंदगी भर यही भूल मैं करता रहा, ज़िंदगी भर मैं यही भूल करता रहा, लगी रही चेहरे पर धूल और दर्पण को साफ करता रहा। तो ये हमारा लक्ष्य आपका नहीं होना चाहिए कि हम अपने दर्पण को इतना साफ करें कि मन के दर्पण को इतना साफ करें कि जो भी हम दर्पण में देखें तो वो चेहरा क्या देखना, ठीक? तो हम इस बात का भी ध्यान रखें कि इस उम्र में बच्चे का सौंदर्य का उपासक है, मतलब अपने शरीर पर ध्यान देना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। लड़कियों का भी मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो ज़्यादातर समय अपने आप को वो दर्पण के आगे खड़ा पाती हैं और वो अपने आप को देखने का प्रयास करती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक? तो अभी इसकी विषय हम चर्चा करेंगे, इस विशेषता की भी आगे। अगला आता है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। आदर्शवाद क्या कहता है और यथार्थवाद क्या कहता है? देखिए, आदर्शवाद को कुछ लोग कहते हैं अवास्तविकता से संबंध है और यथार्थवाद का संबंध वास्तविकता से संबंध है। देखिए, बच्चा जब सपनों में खोया हुआ है, तो भाई दिवा स्वप्न की बात है, लेकिन जब यथार्थ में जब कोई बात आती है कि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, केवल परीक्षा में बैठने से ही कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आईएएस बनने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय मेहनत करनी ही पड़ेगी, अब अपना समय देना ही पड़ेगा और इसके लिए हमें समय निकालना ही पड़ेगा। और देखिए, जीवन में भाई 2 ही बातें हैं, मेहनत तो आपने एक बार करनी है। अब कर लोगे 25 साल से पहले तो ज़िंदगी भर उसका आनंद उठाओगे और अब नहीं करोगे तो फिर 25 साल के बाद जीवन भर मेहनत ही करते रह जाओगे। तो ये आपने तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे आप मेहनत करते हैं, क्योंकि भगवान ने समय सबको समान दिया है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। जो जितना प्रयोग कर लेगा, अपने समय का सदुपयोग कर लेगा, वो उतना ही आगे बढ़ जाएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चा आदर्शवाद व यथार्थवाद में भी प्रैक्टिकल जीवन में होए, वास्तविक जगत को वो समझे कि हाँ, रियलिटी क्या है। बिना मेहनत के कुछ काम नहीं होता, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगली विशेषता आती है कि जो किशोरावस्था जो होती है, वो अपराध प्रवृत्ति का बड़ा नाजुक समय है। ये वैलेंटाइन महोदय ने कथन कहा, तो अपराध प्रवृत्ति भी इसी समय पर देखने को मिलती है। ये वैलेंटाइन महोदय का एक बड़ा कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जो किशोरावस्था होती है वो अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कैसे अपराध, कैसे कि देखिए, बच्चा इस उम्र में अगर आप देखें तो अगर शौबत उसे कैसी मिल रही है, हो सकता है कि बच्चे ने धूम्रपान करना शुरू कर दिया हो चोरी छुपे, हो सकता है कि बच्चा गलत सोबत में पड़ गया हो। तो ये क्या है कि बच्चा जब भाई हो सकता है चोरी करना सीख जाए, तो वो क्या करता है कि पहले तो छोटी मोटी चोरी, क्योंकि घर में बच्चे पर माता पिता विश्वास करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं होगा, और बच्चा पहले 50 रुपये की चोरी की, फिर 100 की, फिर जब उसकी हिम्मत बढ़ जाती तो वो 5,000 10,000 तक की भी चोरी कर लेता है। तो बच्चे के लिए अपराध का ये बड़ा नाजुक समय है। हो सकता है, यहाँ पर एक बात और हो सकती है, अपराध की कैटेगरी को हम यदि कैटेगराइज करें तो हो सकता है वो किसी ऐसी सोहत में पड़ जाए, पीने पिलाने के में, धूम्रपान के में, गुटखा खाने के में, कि उसको फिर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और वो फिर पता पड़े कि वो धीमे धीमे बड़ा अपराध करने की कोशिश करता रहे। तो देखिए, इस उम्र में हमें बड़ा ही ध्यान रखना है कि बच्चे के इस अपराध प्रवृत्ति को हमें बचाए रखना है। इसको भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चा ऐसा कर सकता है। शुरुआत झूठ बोलने की भी हो सकती है, ये भी एक अपराध है, झूठ बोलना, चोरी करना, ठीक है? या किसी को गाली-गलौज करना, किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाना भी एक जो है अपराध की कैटेगरी में है। तो यहाँ पर कुछ भी बच्चा किसी भी दौर से गुजर सकता है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम इस चीज़ से बचें। अगली विशेषता आती है विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता की, यदि हम बात करें। अब ये कैसे विचारों तथा संवेगों की परिपक्वता को हम कैसे कह सकते हैं कि विचार यहाँ पर चेंज हो रहे होते हैं, विचार चेंज होते हैं और जो उसके संवेग हैं, इमोशंस जो हैं, जो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, वो मजबूत हो रही होती हैं। तो परिपक्वता हमें देखने को मिलती है कि बच्चे के विचारों में हमें परिपक्वता से दिखाई देने लगती है। अब बच्चा
वैसी बातें नहीं करता है जैसे कहते हैं तो इसका बचपना है। तो बच्चा इस उम्र में आकर बड़ी गहरी बात और ऐसी बात करता है कि उसके इस जो बातें वो कहता है उसमें हमें परिपक्वता झलकती है। तो इसीलिए इस विशेषता को हमने क्या नाम दिया, विचारता संवेगों में परिपक्वता। अगली बात आती है संवेगात्मक परिवर्तन की तीव्रता। अब देखिए संवेगात्मक परिवर्तन जो होते हैं बच्चे में तीव्रता हमें देखने में मिलती है। बच्चा अब क्या होता है कि चूंकि वो संवेग आपके जो जो भी होते हैं वो बच्चे में बड़ी तेज गति से हमको देखने को मिलते हैं कि इसमें विकास जो हो रहा है वो बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। तो ये एक विशेषता हमने उसमें शामिल की है। अगली विशेषता आती है अपने से बिछुड़ने का गम। क्योंकि मित्रता कैसी है, व्यक्तिगत व घनिष्ठता की मित्रता है। और जब बच्चा इंटर करके स्कूल छोड़ रहा होता है तो बच्चे को लगता है कि शायद अब मेरी मुलाकात इनसे यानी कब होगी, तो कहीं ना कहीं पर अपनों से बिछुड़ने का गम। हो सकता है कि वो बच्चा अभी तो इंटर क्लास ही छोड़ रहा है, फिर जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि इंटर करते करते उसका आईआईटी में या बीटेक में और या होता है एमबीबीएस में, डॉक्टरी फील्ड में या किसी भी एनडीए फील्ड में बहुत से जो ऐसे जो नौकरियां जिसमें इंटर योग्यता मांगी जाती है वो उसका चयन वहाँ कहीं हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसे अपना ये क्षेत्र छोड़कर जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर होगा वहाँ से जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर उसे अपनों से बिछुड़ने का गम, हो सकता है कि उसके मम्मी पापा को भी उसे अपने छोड़ने जाना पड़े। तो उसे लगता है कि अब मुझे मम्मी ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा, पापा ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा, ये टीचर कहाँ मिलेंगे, ये मेरे दोस्त कहाँ मिलेंगे, अब तो इनसे केवल मैं फ़ोन से ही बातें कर पाऊँगा। तो कहीं न कहीं पर कहीं न कहीं किसी दिल के कोने में हमको टीस रहती है कि हम बिछुड़ रहे हैं। तो अपनों से बिछुड़ने का गम भी एक विशेषता। अगली बात इसमें आती है जो एक विशेषता है नेतृत्व का विकास। इस अवस्था में एक बात हमें देखने को और मिलती है कि बच्चे में लीडरशिप की क्वालिटी। तो देखिए नेतृत्व क्या होता है, लीडरशिप की क्वालिटी की हम बात करें तो लीडरशिप क्या होती है कि अपने आप की जो बातें हैं उसमें वो समाज क्या करता है कि लोग मेरी बात को माने, मतलब अपना प्रभाव जमाना चाहता है। तो प्रभाव कैसे जमता है भाई, प्रभाव कब जमता है कि जब आप पहले ऐसा काम करें कि लोग आपकी बातों का प्रभाव माने, तो आपका प्रभाव जमेगा। तो लीडरशिप की क्वालिटी हमें देखने मिलती है, वो चाहता है कि मेरे ही निर्देशन में सारे काम हों। तो ये भी इस अवस्था की विशेषता है। अगली विशेषता आती है स्व पहचान। और चूंकि वो अपना प्रभाव जमाना चाहता है, अपनी नेतृत्व चाहता है हर जगह, जिससे उसे क्या मिले, पहचान मिले। तो देखिए ये जो पॉइंट है आपका वही, अगर आपको कुछ देर पहले मैंने एक पॉइंट बताया था आत्मसम्मान की, मैंने आपसे चर्चा की थी, तो आत्मसम्मान में भी वही वाली बात आती है कि अपना व्यक्तित्व आप ऐसा बना दें कि जब आप जहाँ पर ना हो लोग आपका इंतज़ार करें, जब आप वहाँ पर हों तो लोग सम्मान करें, और जब वहाँ से आप चले जाएं तो लोग आपको याद करें कि हाँ कोई शख्स था जिससे मिलकर हमें ऐसा लगा कि ऐसा ही हमें बनना चाहिए। तो ये बातें कहीं ना कहीं पर वो हैं। अगली बात आती है आत्मचेतना की भावना। तो आत्मचेतना कैसी, तो आत्मचेतना से तात्पर्य हमारा ये है कि बच्चे में सेल्फ कॉन्शियस भी होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। देखिए दिवा स्वप्न हमें कब आते हैं कि मान के चलो हमें वो योग्यता नहीं है करने की और हम खामा सपने पाले हुए हैं, तो फिर जब हमारे वो सपने पूरे नहीं होते तो हमें कष्ट होता है। तो बच्चे को इस उम्र तक आते आते ये एहसास हो जाता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे वाकई में पढ़ने वाले होते हैं वो जब पेपर देकर आते हैं इंटर का या हाई स्कूल का, जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, तो वो बता देते हैं, उनका दिल बता देता है कि हाँ इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं। दूसरी बात, अगर मेरे नंबर आएंगे तो कितने आएंगे, ये भी वो जानता है। भले ही वो ना बताए ना कह पाए, क्योंकि उसे पता है कि यदि मैं कहूँगा तो पापा का दिल टूट जाएगा, तो हो सकता है ऐसी बात ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमारे दिल को पता होती है कि हाँ हमारे नंबर इतने आएंगे। तो ये बात आत्मचेतना की भावना की। फिर वही बात आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। तो वो पॉइंट अभी आपको मैंने बताया था कि बच्चा इस उम्र में चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बने, उसकी ऐसी इच्छा होती है, तो उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करता है, उसे करनी भी चाहिए। अगर उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसे ही क्या, हर वो व्यक्ति जिसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है उसको एक बार जीवन में जी तोड़ मेहनत करनी ही पड़ती है। इस बात को, इस सूत्र को यदि वो बच्चा याद रखेगा तो हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। जरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आगे
इसकी चर्चा करते हैं। तो अब देखिए इस अवस्था को कुछ नाम दिए गए। क्या क्या कहा गया इस किशोरावस्था को लेकर? तो देखिए पहला जो पॉइंट कहा गया वो क्या कहा गया कि जीवन का सबसे कठिन काल। आपसे पेपर में जो पूछा जाएगा टेट की परीक्षा में, वो पूछा जाएगा जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को जाना जाता है। तो आप क्या उत्तर देंगे? अब उसमें आप विकल्प क्या क्या होंगे? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब चूंकि पढ़ा है तो आप उसे टिक कर देंगे कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है आपका? ये किशोरावस्था है। देखिए सारे जो विशेषताएं जो लिखी हैं ये वाली, ये सभी आपकी किशोरावस्था की हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात हमने इसे एक बात और कही, वो क्या है हमारी महत्वपूर्ण बात कि ये परिवर्तन की अवस्था है। ये कैसी अवस्था है? परिवर्तन की अवस्था है, क्योंकि बच्चे में मानसिक विकास तीव्र गति से हो रहा होता है, संवेगात्मक स्थिरता आ रही होती है, बुद्धि का विकास हो चुका होता है। तो ये कैसी अवस्था है आपकी? ये परिवर्तन की अवस्था है। इसे कुछ लोग स्वर्ण काल भी कहते हैं, गोल्डन एज भी इसको नाम दिया गया। गोल्डन एज कैसे? क्योंकि इस उम्र में उसका हर चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो क्या है आपकी? सोने की अवस्था है, गोल्डन एज की अवस्था है, स्वर्ण काल है आपके जीवन का। क्योंकि आपने बाल्यावस्था को छोड़ा है और अब आप कहाँ जा रहे हैं? परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपके लिए बड़ा ही स्वर्ण काल है। तो इसलिए हमने इसे स्वर्ण काल कहा। हमने इसे बसंत ऋतु भी कहा। बसंत में जैसे आपने देखा होगा कि हर तरफ एक खुशनुमा माहौल और जीवन में उल्लास का माहौल हमें लगता है। तो बच्चे के जीवन में भी यही, क्योंकि वह अपने शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होता है और चेहरे पर भी उसके जो है बिल्कुल तेज होता है। तो उसे बसंत की हमने चर्चा दी, तो उसने हमें क्या नाम दिया? बसंत ऋतु। अब देखिए ये जो बात आती है, ये जो कथन है, क्योंकि पेपर में ये वाली बात भी आ सकती है कि ये कथन किसने कहा कि जीवन का कठिन काल है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो वो किसने कहा? किलपैट्रिक महोदय ने। ये मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। किलपैट्रिक महोदय का कथन कि यह जीवन का सबसे कठिन काल है। अगली बात आती है, ये झंझावत व उलझन की अवस्था भी है। बच्चा बड़े उलझन में रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, मैं कहाँ जा सकता हूं, मेरे लिए कौन सा फील्ड अच्छा है। कभी तो लगता है कि मैं ये कर लूंगा, नहीं नहीं ये नहीं कर पाऊंगा, कल लगता है मैं ये कर लूंगा। तो बड़े उलझन की सी अवस्था रहती है और बच्चा इस उम्र में बड़े झंझट से में रहता है, दिमागी अस्थिरता भरी रहती है कहीं ना कहीं पर। तो इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया? उलझन की अवस्था। अगली बात आती है तारुण्य विकास लहर। कोमल जीवन है, तारुण्यता लिए हुए है, क्योंकि बिल्कुल तरुण अवस्था में है बच्चा। और हमने उसे क्या नाम दिया? द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था भी, इसे हम कहते हैं किशोरावस्था को। दूसरी बात आती है अवास्तविकताओं की अवस्था। किशोरावस्था को अवास्तविकताओं की अवस्था भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। एक बात आती है तार्किक चिंतन की अवस्था। यहाँ पर जो चिंतन है बच्चे का वो कैसा है? वो आपका तार्किक चिंतन है। अब देखिए मैं अगर आपसे पूछूं, एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि शैशवावस्था का जो चिंतन है वह कैसा होता है, बाल्यावस्था का कैसा होता है और किशोरावस्था का कैसा होता है। तो देखिए आप में से कोई उत्तर दे सकता है इस बात का कि शैशवावस्था में कैसा होगा, बाल्यावस्था में कैसा होता है और किशोरावस्था में उसका चिंतन किस प्रकार का होता है? कोई आप में से उत्तर दे पाएगा? तो देखिए दे पाए तो थोड़ा सा सोच के मुझे बताए, वरना फिर मैं आपको बताता हूँ कि शैशवावस्था में कैसा होता है और बाल्यावस्था में कैसा होता है। तो देखिए ये भी आप जान लीजिएगा। तो देखिए शैशवावस्था में जो बच्चे का होता है वो होता है अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन होता है बच्चे का, बिना तार्किक। वो केवल ये तो पूछता है कि क्या है, क्यों है, कैसे, वो ये नहीं पूछता। तो शैशवावस्था में जो बच्चे का चिंतन है वो कैसा चिंतन है? आपका अतार्किक चिंतन है। और यदि हम यहीं पर बात करें बाल्यावस्था में कैसा होता है, तो वो होता है मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन बच्चे का होता है। और अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में जो चिंतन है वो कैसा होता है? अमूर्त चिंतन। बच्चा अब वो जो चीज सामने नहीं है तो अभी उसका चिंतन कर सकता है, कर रहा होता है। इस अवस्था की विशेषता क्या है? अमूर्त चिंतन। ये पेपर में क्वेश्चन आपका आया है,
शैशवावस्था में कैसा चिंतन होता है? अतार्किक। बाल्यावस्था में कैसा चिंतन होता है? मूर्त चिंतन होता है। और जो किशोरावस्था में जो चिंतन होता है वो कैसा होता है? अमूर्त चिंतन। ये चिंतन आपके पूछ सकते हैं पेपर में, तो आप इसको भी जान लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शैशवावस्था में जो चिंतन होता है अतार्किक, बाल्यावस्था में मूर्त और किशोरावस्था में आपका अमूर्त चिंतन। तो उसी की बात कही गई है। यह कैसी अवस्था है? तार्किक चिंतन की अवस्था है। तो अमूर्त और तार्किक चिंतन, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक भाई, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, इसको आप देख लीजिएगा। ये पेपर में आपको मिलेगा जरूर। अब वो बात अलग है कि ये कहाँ की यात्रा कर रहा होगा, ये आपसे मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन आपको मिलेगा जरूर, ये आप तय मान लीजिएगा। अगली अवस्था, अगली जो विशेषता आती है वो आती है अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की अवस्था। अस्पष्ट क्यों है? क्योंकि बच्चा झंझावत में है, उलझन में है। बच्चा अपने आप को कहीं पर टिका नहीं पा रहा, स्थिर नहीं रख पा रहा। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे की स्थिति कैसी होगी? अस्पष्ट है। कोई क्लियर विजन नहीं है बच्चे का, क्योंकि अभी वो झूल रहा है, अभी वो अवस्था में झूल रहा है। तो जब उसको रियलिटी जब पता लगेगी, तो जब वो रियलिटी में आएगा तो फिर वो उस समय स्पष्ट बात कर पाएगा। तो इसीलिए अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की अवस्था भी इसे कहा जाता है। अगली आती है, वो चाहता है कि विशिष्टता की खोज का समय, कि वो कोई ऐसी चीज करे कि कोई नई चीज की खोज करे। अपने आप को चाहता है कि मैं अलग हटके कुछ काम करूं। तो भाई जाहिर सी बात है कि अलग हटके यदि कोई हम काम करेंगे तो हमें कोई विशिष्ट खोज तो ही करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी तो हम अपनी पहचान बना पाएंगे, वरना तो हम पहचान बनाने में आपके असफल हो जाएंगे। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो अवस्था है वो आपकी विशिष्टता की खोज करना भी अवस्था, इसको नाम दिया गया। फिर वही वाली बात जो भी आपसे मैंने लिखा कि शैशवावस्था में कैसा चिंतन? अतार्किक, बाल्यावस्था में मूर्त और किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन। अब एक परिभाषा इसकी और आती है, वो क्या है कि जो किशोरावस्था जो होती है वह बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है। क्योंकि दोनों के बीच में ना भाई प्रौढ़ावस्था बाद में आती है, और जो किशोरावस्था से जो पहले की अवस्था है वो आपकी बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के जो बीच का जो समय है वो कैसा काल है? वो आपका वो किशोरावस्था का काल है। तो इसे हमने संधि काल कहा। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल है। संधि माने जोड़ना। तो इस वाली बात को भी आप जान लीजिएगा। तो आप इसको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर हम आगे चलें। अब देखिए, एक रिपोर्ट, हेडी कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की, तो उस बात का जिक्र आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। वो जिक्र क्या है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में जो बालक होता है वो उसकी नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। उठना वर्ड है ये, उठना आरंभ हो जाता है यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए और उसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हेडी ने ये रिपोर्ट किशोरावस्था के बारे में बताई। क्या मैं एक आपकी इस उम्र को जान लीजिएगा। इस उम्र में क्या है कि नसों में ज्वार, नसों में जो है ज्वार उठना आरंभ होता है। और यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए, क्योंकि देखिए बच्चा भटक सकता है, क्योंकि वैलेंटाइन महोदय का कथन आपको ये याद रखिएगा कि ये जो अवस्था है वो अपराध के लिए बड़ी नाजुक अवस्था है। तो हमें ये इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा अपराध कैटेगरी में बढ़ जाए। हमें क्या करना है कि जो उसकी नसों में ज्वार उठ रहा है, हमें उसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चे के सर्वांगीण विकास में हमने उसका प्रयोग कर दिया तो जाहिर सी बात है हम आगे बढ़ जाएंगे और बच्चे का विकास हो जाएगा। अब देखिए एक अगली परिभाषा जरशील्ड ने क्या कहा। तो किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अब देखिए यहां पर कुछ लोग क्या मानते हैं, संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन ना। शिक्षा में संक्रमण का मतलब क्या है? दो अवस्थाओं की बीच की जो अवस्था है उसे संक्रमण काल कहते हैं। अब देखो इस बात को मैं आपको ऐसे समझ सकता हूं
कि जो लोग साइंस के जानने वाले हैं और उन्होंने अगर केमिस्ट्री विषय में आपके आवर्त सारणी पढ़ी हो, तो देखिए आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसके बीच में डी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में तो ये डी वाले जो तत्व कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मतलब संक्रमण का मतलब जो एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखे जाते हैं उनको हमने संक्रमण तत्व कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो विचारशील व्यक्ति था तो वो कहाँ बढ़ रहा होता है? बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर। और परिपक्वता यहाँ पर वर्ड आ जाए, परिपक्वता की ओर बढ़ना, तो क्या परिभाषा दी थी शुरुआत में अगर आपको याद हो? एडोलोसियर अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो वो इस वाली बात की ओर आती है। अगली बात इसमें एक और कही गई है, ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के अनुसार। तो इस बात को जानिएगा, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा कि किशोरावस्था महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। वो क्या चाहता है? कि वो महत्वपूर्ण बने, उसकी अपने समूह में स्थिति प्राप्त हो जाए। दूसरी बात, श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में उसे जाना जाए और व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। तो ये वाली बात जो कही गई है वो किसने कही गई है? वो किसने कहा? ब्लेयर जोन्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है थोड़ा सा, ये ब्लेयर यहाँ पर मात्रा, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार, इसको आप याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में श्रेष्ठ बनना और समूह में स्थिति प्राप्त करना, ये इसकी विशेषता की बात आती है। अब देखिए, यदि हम बात करें किशोर निर्देशन की, तो स्किनर महोदय ने क्या कहा कि किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता। एकदम यदि हम युवा वर्ग को भी कोई चीज़ सौंप दें तो कहीं कोई मिस्टेक उसमें होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब क्योंकि उसे अनुभव नहीं होता। तो अनुभवहीन प्राणी के साथ गलती हो सकती है। तो ऐसा स्किनर महोदय का मानना है। स्किनर महोदय ने क्या कहा कि किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता। ठीक, अब देखिए जो बात आती है, कुछ संबंधित कथन की बात आती है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। तो ये किसने कहा? ये स्टैनली हॉल का कथन है। ठीक, इसको आप जान लीजिएगा, स्टैनली हॉल का कथन है। और ये जो बात कही गई कि किशोरों में जो शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, यदि इसकी हम बात करें कि इसका मतलब क्या होता है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं किशोरों में, जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो अकस्मात होते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई इसके लिए कोई स्टेप बाय स्टेप चल रहा हो, ऐसा नहीं है। तो वो कैसे होते हैं? वो आपके अकस्मात होते हैं। तो ये भी परिवर्तन आपका स्टैनली हॉल का कथन है। ये भी कथन स्टैनली हॉल का है। तो आप इन कथनों को याद रखें पेपर के दृष्टिकोण से, ये आपको मिलेंगे। तो 4S का कंसेप्ट, इसको याद रखने का, ये जो होता है ये अचानक होते हैं, इसमें कहीं कोई क्रमबद्धता हमको देखने को नहीं मिलती है। ये भी कथन किसका है? स्टैनली हॉल का है। एक अगला कथन आता है, मित्रता को लेकर के व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया, ये कथन किसका है? वैलेंटाइन महोदय का है। तो देखिए तीनों ही महत्वपूर्ण कथन हैं, विशेषता में से निकाले गए हैं। जो हमने विशेषता पढ़ी हैं उन्हीं में से कथन निकाले गए हैं। और ये कथन किस किस ने दिए, ये आपसे बात पूछी जा सकती है। ठीक है, स्टैनली हॉल का ये वाला कथन, स्टैनली हॉल का ये वाला कथन, और जहाँ पर बात आ जाए मित्रता की, वैलेंटाइन। याद करने का तरीका, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। किसके लिए? मित्रता के लिए। तो वैलेंटाइन महोदय आप याद भी कर सकते हैं, इजीली आप टिक कर दें, गलत नहीं होगा हमारा प्रश्न। और देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जिस परीक्षा में बैठें उसमें क्वेश्चन हमारे गलत होने की संभावना नगण्य हो, कम से कम हो। जितना कम गलती करेंगे उतने ही अधिक प्रश्न आपके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, उतनी ही आपकी सफलता की संभावना ज़्यादा रहेगी। यही हमारी इस संस्था का, समर्पण की लाइव क्लासेस का मुख्य रूप से उद्देश्य भी आपके लिए यही है कि हमारी जो टीम है यहाँ पर वो यही काम कर रही है कि भाई आपका अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें
और हम उसमें जितना भागीदार बन सकते हैं आपकी सफलता के लिए, हम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना हम 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और यही समर्पण लाइव क्लासेस की विशेषता भी है कि यहाँ का हर व्यक्ति समर्पित है आपकी सफलता के लिए। आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए अगली जो एक कथन है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। तो ये कथन भी किसने दिया था? अगर आपको याद हो तो ये भी आपका कथन वैलेंटाइन महोदय ने ही दिया था। ठीक, तो इसको भी आप याद कर लें आप। और अगली बात, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। तो देखिए ये वाली बात भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है का। तो ये बात किसने कही? ये बात कही रॉस महोदय ने। ठीक, रॉस महोदय ने ये वाली बात कही। इसको भी आप जान लीजिएगा कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण भी करते हैं व पोषण भी करते हैं। अगली बात कहा, शिशु के समान किशोरों को वातावरण के साथ समायोजन करने का कार्य पुनः प्रारंभ करना होता है। अब देखिए, क्योंकि हमने इसकी विशेषता क्या पढ़ी थी कि बच्चा इस अवस्था में मतलब कि समायोजन नहीं कर पाता, समायोजन का अभाव रहता है बच्चे के अंदर का। तो अब वो क्या करता है, शिशु की भांति वो क्या करता है कि वो प्रारंभ करता है क्या, वातावरण के साथ समायोजन करने का कार्य पुनः प्रारंभ करना उसका काम होता है। तो उसको भी हमें जानना पड़ेगा। तो ये भी किसका कथन है? रॉस महोदय का कथन है। ठीक, तो वैलेंटाइन महोदय के दो कथन हो गए, रॉस महोदय के दो कथन हो गए। अब आता है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। फिर वही वाली बात आती है कि भाई ये वाला जो कथन फिर किसका आ गया कि जीवन का कठिन काल है। तो अभी आपको हमने बताया था ये उससे पहले की अवस्थाओं के बारे में। तो ये किसने कहा था? का से कठिन, का से काल, का से किलपैट्रिक। तो आप इस शब्द को भी याद रखिएगा कि किलपैट्रिक महोदय ने ये वाली बात कही कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन किलपैट्रिक काल, कास की पुनरावृत्ति। तो आप इसको याद रखिएगा। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, मतलब फिर वही चीज लौट कर आ रही है। तो ये किसने कहा? जॉन्स महोदय का कथन है। जॉन्स महोदय ने ये बात कही। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था में जो विशेषताएं हमने पढ़ी उसकी आप देखिए कहीं ना कहीं पर इस अवस्था में हमको पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है। तो जॉन्स महोदय कथन किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह किसका कथन है? जॉन्स महोदय का कथन है। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उन्हें स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें वो क्या बात कही गई है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उन्हें स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो देखिए ये बात जो कही गई है वो बात कही कोलेस्निक महोदय ने। कोलेस्निक महोदय का ये कथन है कि कोलेस्निक महोदय ने क्या कहा कि जो वयस्क जो होते हैं वो जो किशोरावस्था के जो बालक होते हैं वो उनके हर कार्य में रुकावट है। और रुकावट क्यों मानते हैं? क्योंकि वो ना क्या करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, पूछते हैं। उनको भाई यही टोकना रोकना पूछना ही जब ये भारी पड़ता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं कर तो रहा हूँ ना, मैं पढ़ तो रहा हूँ ना। तो वो जब ऐसी बात करते हैं तो वो सोचते हैं कि पापा मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे, मैं कुछ करना चाहता हूँ, पापा उसमें अड़ंगा लगा देते हैं, मम्मी उसमें अड़ंगा लगा देती हैं। तो बच्चा अपने आप को ये पाता है कि जो उसके बड़े हैं, जो प्रौढ़ हैं, वो कहीं ना कहीं पर उसको रोक रहे हैं, तो वो उनको अपना बाधा समझते हैं। तो देखिए ये सभी पॉइंट, ये आपके 9 पॉइंट हैं। आप ये समझ लीजिएगा, ये मेरा आपसे वादा नहीं दावा है। और दावा क्या है कि इन ये 9 पॉइंटों में से एक ना एक पॉइंट आपको अपने परीक्षा में यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आप इन पॉइंट्सों को याद कर लीजिएगा। ये 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको इसमें याद करना है कि ये कथन किसने कहे और ये विशेषता भी आपकी याद हो जाएंगी। तो आप इनको एक बार समझ भी लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर हम आगे बढ़ें।
तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो पॉइंट हैं ये किशोरावस्था के, ये आपको समझ में आए होंगे। और देखिए, अब यदि हम बात करें कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, यदि मैं इसकी बात आपसे करूं, तो देखिए जरा फिर मैं वही चलता हूं आपको उन विशेषताओं की ओर लेकर, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक को समझने के लिए उन विशेषताओं पर जाना पड़ेगा जो अभी मैंने आपको बताई हैं। तो लगभग देखिए वो आपकी 15-16 विशेषताएं थीं। तो उन्हीं पॉइंटों को मैं अगर समराइज करूं तो मैं उन 16 पॉइंटों को यदि आपके 5 पॉइंटों में कन्वर्ट कर दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मुख्य मुद्दा वही है कि हमें शिक्षा कैसे देनी है और इस उम्र के बच्चे को हमें इस प्रकार से मोल्ड करें कि बच्चा अपने लक्ष्य से ना भटके। क्योंकि देखिए ये अवस्था बड़ी ही नाजुक अवस्था है, चाहे वो अपराध के लिए हो, चाहे शारीरिक विकास के लिए हो, बड़ी इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं। तो देखिए मैं उन सभी को समावेशित करते हुए 5 बिंदुओं में शिक्षा की बात करता हूं कि हमें किशोरावस्था के बालक को कैसे शिक्षा देनी चाहिए कि ताकि बच्चा समझ में चीज़ों को समझ सके और आगे बढ़ सके। तो देखिए पहली बात है जिज्ञासा की संतुष्टि। सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसकी जो भी जिज्ञासा है उसको हम शांत कर सकें। तो जिज्ञासा की संतुष्टि। अब देखिए जिज्ञासा की संतुष्टि बच्चे की कब होगी, जब एक टीचर को अपने विषय पर पूर्ण नियंत्रण होगा। तो जिज्ञासा की संतुष्टि यदि आप करने में सफल हो गए एज ए बीइंग ए गुड टीचर, तो आप समझ लीजिए कि आप बच्चे के अंतस को छू लेंगे। और देखिए यदि एक टीचर बच्चे के अंतस को छूने में जब सफल हो जाता है तो वही उसका वीर और नायक बन जाता है, और वो क्या कर लगता है, उसकी पूजा करने लगता है। और वही उसकी क्या विशेषता आती है, वीर ऑब्लिक नायक की पूजा। तो पूजा कब होगी, जब आपका उस अपनी क्लास के प्रति समर्पण और त्याग का भाव होगा, और आप अपने बच्चे को बिल्कुल ऐसे पढ़ाने, अगर आप पढ़ाते हैं जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फिर आप देखेगा आनंद। ये समर्पण लाइव क्लासेस की एक विशेषता है कि यहाँ पर हम हर बच्चे को ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे हमारे अपने ही बच्चे हैं, हमारे अपने परिवार के बच्चे हैं, और हमारे लिए ये पूरा अपना परिवार है। तो हम बिल्कुल वैसे ही प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हम परीक्षा में बैठ रहे हैं। आपकी परीक्षा तो है ही है, साथ में हम लोगों की भी परीक्षा है कि भाई हम तभी सफल कहलाएंगे जब आप लोग सफल होंगे। तो हमारा उद्देश्य भी उसी प्रकार का होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कि जिज्ञासा की संतुष्टि। यहाँ पर हर बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना, संतुष्ट करना हम लोगों का कर्तव्य है। जब एक ऐसी भावना लेकर जब हम इस उम्र के बालकों को पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम सफल होंगे। इसी में अगर मैं आपसे एक बात और जोड़ दूं, इसी में रुचि भी पैदा करिए, आप बच्चे में रुचि उत्पन्न भी कीजिए। एक टीचर जब ही सफल कहलाता है कि जब वो बच्चे में अपने विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर दे। अब देखिए रुचि उत्पन्न करने के लिए बहुत सी बातें आती हैं कि टीचिंग एड का सहारा लीजिए, टीचिंग एड का प्रयोग कीजिए अपने शिक्षण में, और बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आप सफल होंगे। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि इस टॉपिक से संबंध है भी, और हो सकता है आपको लगे कि शायद ये संबंध तो नहीं था, सर ने यहाँ क्यों बताया। देखिए संबंध इस दृष्टिकोण से है कि हम जब हाई स्कूल इंटर में थे तो एक नियम था जो बड़ा ही 5-6 लाइन का नियम है, और अध्यापक महोदय कहा करते थे, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते थे। और वो नियम भी बड़ा अजीब गरीब सा था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखिए वैसे नियम क्या है कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। अब भाई ये नियम याद कैसे हो, आप सोचिए एक छोटी क्लास का बालक 3-4 लाइनों का नियम, और अध्यापक ने ऊपर से ये और कह दिया भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बच्चा कैसे याद करे। अब देखिए टेक्निकल बात आप देखिए, शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। हमने कहा कि देखिए भाई ये दो द्रव्यमान हैं,
M1 और M2 हैं जो एक दूसरे से निश्चित दूरी अर्थात R पर रखे हुए हैं। हमने कहा बच्चों को समझाते हुए कि भाई दो द्रव्यमान हैं, एक का द्रव्यमान M1 है और एक का द्रव्यमान M2 है, और वो एक निश्चित दूरी पर रखे, माना कि वो R दूरी पर रखे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि दो द्रव्यमान है तो उनके बीच में या तो जो बल लगेगा या तो वो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। आकर्षण जिसमें मतलब प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, और या वो प्रतिकर्षण मतलब या तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे या प्लस प्लस होंगे। तो इनके बीच में जो लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है। ये प्रतीक किसका है? समानुपाती का। तो दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती, तो M1 गुणा M2 कह दिया हमने, इसे समीकरण 1 मान के चल दिया साहब। हमने फिर आगे ये कहा कि यही जो बल है वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये लिख दिया साहब हमने। अब जब हमने समीकरण 1 व 2 को मिलाया तो देखिए एक जाहिर सी बात है कि इससे जो बात आई वो क्या आ गई कि F प्रोपोर्शनल M1 M2 बटे R² आ गया। अब हमने जब इस समानुपाती को हटाया तो यहां पर एक G आ गया, M1 M2 बटे R²। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर साहब G क्या है? अब देखिए बात वही थी, समझिएगा, बात वही थी जो मैंने आपसे सिद्धांत की बात कही। किन्हीं दो द्रव्यमान जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं उनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम हो गया, ये समझा लिया तो हो सकता है बच्चा को याद भी हो जाएगा। अब इसी से वो नियम बना भी लेगा और फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो उसका बना भी लेगा वो। ये सारी बात हो गई। तो बच्चे को हमें क्या करना है? रुचि उत्पन्न करनी है, उसे जिज्ञासु बनाना है अपने विषय के प्रति। तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और ये हम कब कर पाएंगे? जब हमको अपने विषय पर नियंत्रण होगा। अगली बात आती है खैर, अब अगली बात जो आती है वो क्या आती है? वो है आपका सरल भाषा का प्रयोग। सरल भाषा में उसे आप हम उसे समझाएंगे तो हो सकता है सरल भाषा का प्रयोग करके हम उसे समझाएं, तो ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें तो उसकी समझ में ज़्यादा अच्छे ढंग से बात आएगी। तीसरी बात यह भी है कि हम जब भी अपने विषय की शुरुआत करें तो कोई ना कोई टीचिंग एड, तो शिक्षण सहायक सामग्री का हम प्रयोग करें तो उसकी समझ में ज़्यादा अच्छे ढंग से बात आएगी। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग भी आना चाहिए बच्चे को, ठीक। तो हमें इस वाली बात का भी ध्यान रखना है। ठीक, अब शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग के बाद बात आती है, तो अगली बात जो हम कर सकते हैं इसमें सरल भाषा का प्रयोग, जिज्ञासक संतुष्टि, सरल भाषा का प्रयोग, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। अगली बात ये भी आ सकती है कि हम समय समय पर बच्चों के बीच में एक स्वस्थ प्रतियोगिता का भाव भी पैदा करें। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का भाव भी पैदा करें हम लोग। स्वस्थ शिक्षण भावना, स्वस्थ प्रतियोगी भावना का भाव पैदा करें, ठीक। और एक जो पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है, हम जब भी अपने विषय को पढ़ाने जाएं तो हमको मतलब इस उम्र के बालकों में जो हमने विशेषताएं देखी हैं कि टीचर को खुद अपना आदर्श भी पेश करना चाहिए। कि यदि अब कोई टीचर अपना आदर्श पेश करता है तो भाई जाहिर सी बात है कि वह बच्चों के बीच में जब आदर्श पेश करेगा तो बच्चे जब उस जैसा बनना चाहेंगे
तो भाई जाहिर सी बात है कि बच्चे अपने आप को ढालेंगे तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वीर पूजा की बात वो कर सकता है वो। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम बच्चों के बीच में ऐसी बात रखें कि बच्चा जो है हमको, एक टीचर को जो है वो अपना आदर्श माने, और जब वो आदर्श मानेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि वो अपने विषय के अंतर्गत वो सफल हो पाएगा। तो हमको खास तौर से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काल है, और जब वो महत्वपूर्ण काल है तो भाई जाहिर सी बात है कि हमें इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे के लिए हर लिहाज से ये जो अवस्था है ये बहुत ही नाजुक अवस्था है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा इस उम्र में कुछ ऐसे रास्ते पर ना चला जाए कि वो पता पड़े कि वो जो है बच्चा रास्ते से भटक जाए और वो किसी अपराध प्रवृत्ति में चला जाए। तो देखिए, ये अब आज आपका जो टॉपिक है, ये मैंने आपको बाल मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था की जो आपसे मैंने बात कही, ये उसी का एक परिणाम है। और ये आज आपका जो टॉपिक है बाल मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत आपका मैंने विकास की जो 4 अवस्थाएं जो आपसे जिक्र की थी, उनमें से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो मैंने आपसे विशेषताओं के बारे में जो बताया, उस सब का मैंने आपको समावेश करते हुए बताने का पूरा प्रयास किया, और आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। और अब आगे हम जो कल चर्चा करेंगे आपसे, अब एक अगला विषय अगले एक टॉपिक है आपका व्यक्तित्व, एक अगला पार्ट है, उसकी कल हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।